लोकपहल मंच के इस आभासी परिचर्चा माला कार्यक्रम में एक बार पुनः मंच से जुड़े आप सभी दर्शकों, श्रोतागण, सम्मानित लोकपहल के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं आज की मुख्य अतिथि एवं वक्ता की उपस्थिति को सादर नमन करते हुए आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक रविवार लोकपहल मंच के द्वारा एक विस्तार व्याख्यान या परिचर्चा माला का जो है आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले हम थोड़ी सी लोकपहल के बारे में चर्चा करते हैं कि लोकपहल आखिर है क्या। तो लोकपहल जनता एवं सरकार के मध्य संवाद एवं सहभागिता स्थापित करने का एक साझा मंच है। यह मंच एक सक्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप है, जिसके माध्यम से हम न केवल जनता की समस्या एवं मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते हैं, बल्कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों, सुविधाओं आदि से जनता को लगातार अवगत भी कराते रहते हैं। आज हमारी उपस्थिति प्रदेश के लगभग हर एक जिले में है एवं मंच के सक्रिय सदस्य एवं कार्यकर्ताओं की संख्या भी लगभग 1000 के पार है, जिसे आप हमारी वेबसाइट www.lokpahal.org के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। बड़े खुशी की बात यह है कि गत 17 अप्रैल को ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लोकपहल के वरिष्ठ संरक्षक सदस्य डॉक्टर वीके सिंह सर, डॉक्टर आलोक चौहान सर, डॉक्टर संतोष सिंह सर, डॉक्टर अविनाश पाथर्डीकर सर की लोकपहल की वार्षिक सक्रियता एवं गतिविधियों तथा आगामी कार्य योजनाओं को लेकर के एक विस्तृत चर्चा हुई, जिसके पश्चात लोकपहल मंच बड़ा ही हर्ष के साथ साथ प्रेरणाशील ऊर्जात्मक स्थिति की अनुभूति कर रहा है एवं साथ साथ अपने गंभीर दायित्व बोधों के प्रति भी जो है वो गंभीर दायित्व बोध के प्रति भी जो है मुख्यतः गंभीर दायित्व बोध को लेकर के आगे अपनी सक्रियता को बनाए रखना चाहता है। इस कड़ी में लोकपहल इस बात को रखना चाहता है कि उसका जो मूलतः जो कार्य है भारत की संरक्षा करना है एवं भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध होना है। जैसा कि पिछली मीटिंग में डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर ने कहा था कि मूलतः जो लोकपहल है वो कटिबद्ध है राष्ट्रवादी विचारों के विकास के लिए और भारतीय सनातन संस्कृति की संरक्षा के लिए। लोकपहल के इस साकार या मूर्त रूप को देने के लिए डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर सर, जो कि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, डॉक्टर बाबूलाल आर्य सर, जो कि पूर्व कुल सचिव इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, जो कि प्रदेश समन्वयक एवं सब रजिस्ट्रार हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, डॉक्टर आलोक चौहान सर, जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं निदेशक हैं मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर संतोष सिंह सर, जो कि प्रभारी हैं पूर्वी क्षेत्र एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, डॉक्टर अविनाश पाथर्डीकर सर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जैसे वरिष्ठ मार्गदर्शक एवं संरक्षक मंडल के सदस्यों के साथ साथ डॉक्टर अखिलेश सर, डॉक्टर हर्षमणि सर, डॉक्टर भावेश सर जैसे सक्रिय हजारों कार्यकर्ताओं के अथक भगीरथ सत प्रयास का यह मंच परिणाम है। जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि हर एक रविवार हम किसी एक महत्वपूर्ण अत्यधिक प्रासंगिक एवं महत्ता के विषय को लेकर के लोकपहल पर शाम के 5 बजे आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। और इसी कड़ी में हम आज सुरक्षा एवं अधिकार का जनादेश नामक अत्यधिक प्रासंगिक विषय पर चर्चा के लिए आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, जिस पर परिचर्चा के लिए हमने इस विषय के आधिकारिक विदुषी डॉक्टर या प्रोफेसर गीता भट्ट मैम, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की वरिष्ठ एवं छात्रप्रिय जो है प्रोफेसर हैं, साथ साथ में इस समय निदेशक हैं NCWEB की, उन्हें हमने लोकपहल मंच की तरफ से सादर आमंत्रित किया है। जैसा कि विषय को देख करके आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर, उनके अधिकार एवं सजगता के मुद्दे पर, उनके आर्थिक सामाजिक आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर, उनके उत्थान के मुद्दे पर अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं न केवल संचालित की गई बल्कि उनको बड़े ही बेहतरीन ढंग से कार्यान्वित भी किया गया।
इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान, महिलाओं के अधिकार, सजगता एवं आत्मनिर्भरता के लिए कन्या सुमंगला योजना, जन्म से ही मुफ्त शिक्षा द्वारा उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना, जो कि 2022 के ही बजटीय सेशन के बाद जो है लागू हुआ है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, गरीब मुस्लिमों एवं लड़कियों के सामूहिक विवाह की योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से जो भी कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था एवं सुरक्षा के मुद्दे पर विशेषतः ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल जैसी कई योजनाएं जो है वो सफल रूप से क्रियान्वित की गई हैं। इसके माध्यम से मूलतः इन योजनाओं का जो उद्देश्य रहा है वो यही कि जो वर्षों से चली आ रही स्त्रियों के प्रति एक खास तरीके की रूढ़िवादी मानसिकता, जिसमें कि ये कहा जाता रहा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, या नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जैसी लोकोक्तियों को के मिथक को तोड़ना था। और न केवल मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं ने इन मिथकों को तोड़ा है, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्तिकृत करते हुए उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक की भांति राष्ट्र एवं राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। प्रदेश के मुखिया एवं सरकार के द्वारा बेटियों से लेकर के वृद्ध आयु तक के हर वर्ग का न केवल ख्याल रखा गया है, बल्कि इसके साथ ही लोक पहल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस बात की आशा रखता है कि उत्तर प्रदेश न केवल आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेगा, बल्कि उनके नागरिकों बल्कि प्रदेश के नागरिकों, किसानों, महिलाओं एवं छात्रों के सर्वोत्तम भविष्य के मॉडल की स्थापना भी करेगा। अपनी बात को बहुत अधिक जो है विस्तार न देते हुए मैं इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे सादर आमंत्रण पर उपस्थित हुई प्रोफेसर गीता भट्ट मैम के विधिवत परिचय के लिए मैं डॉक्टर चंद्रकिशोर जी को आमंत्रित करता हूं कि सर मैम का विधिवत परिचय जो है वो कराएं। डॉक्टर चंद्रकिशोर सर। धन्यवाद डॉक्टर सीकेश जी। जैसा कि पिछले कई कार्यक्रमों से हमारे दर्शकों एवं श्रोताओं को यह ज्ञात है कि लोक पहल मंच द्वारा प्रत्येक रविवार को शाम 5 बजे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम एक व्याख्यान माला का आयोजन करता रहा है। लोक पहल, जैसा कि ऋषिकेश जी ने बताया कि लोक पहल एक सक्रिय सामाजिक हस्तक्षेप है जिसके माध्यम से आम जनमानस एवं सरकार के मध्य सहभागिता स्थापित की जाती है एवं इस मंच को साकार रूप देने में डॉक्टर DL आर्य सर, डॉक्टर VK सिंह सर, डॉक्टर आलोक चौहान सर, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, डॉक्टर अविनाश पाथोड़ीकर सर जैसे वरिष्ठ मार्गदर्शक सदस्यों के साथ साथ डॉक्टर अखिलेश सर, डॉक्टर हर्षमणि सर एवं डॉक्टर भावेश सर और ऋषिकेश जी जैसे अनेक सक्रिय कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। आज व्याख्यान माला की इसी कड़ी में महिला सुरक्षा एवं अधिकार का जनादेश नामक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक विषय पर वक्तव्य हेतु आधिकारिक विदुषी प्रोफेसर गीता भट्ट मैम को सादर आमंत्रित किया गया है। वैसे तो मैम का व्यक्तित्व एवं वक्तव्य ही उनका वास्तविक परिचय है, परंतु परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं मैम का विधिवत परिचय देना चाहूंगा। मैम दिल्ली विश्वविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर एवं महिला अधिकार एवं राष्ट्रवादी विचारों की वक्ता एवं विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में मैम NCWEB की निदेशक हैं। इस संस्थान में 1944 से लेकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर एवं परंपरागत शिक्षा से वंचित छात्राओं हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम एवं सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। आज इस संस्था के लगभग 32,000 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की सदस्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन समिति की आप UGC द्वारा नामित सदस्य हैं। UGC के द्वारा आपको कई कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी की प्रधान सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य समिति की भी नामित सदस्य हैं। आपके कई शोध आलेख महत्वपूर्ण वैज्ञानिक
विषयों पर प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी 2 मौलिक एवं 3 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप टीचर मेरिटियस, गुरु द्रोणाचार्य, प्रेरणा प्रतिभा जैसे महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आप आज तक, इंडिया टुडे, एबीपी न्यूज, न्यूज 18 जैसे कई लोकप्रिय हिंदी और इंग्लिश चैनलों की मीडिया पैनलिस्टों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व प्रमुख टीवी पैनलिस्ट के रूप में करती रहती हैं। प्रस्तुत विषय की आप आधिकारिक विदुषी हैं। यह आपके वक्तव्य का प्रिय विषय है, अतः अधिक विलंब ना करते हुए इस विषय पर वक्तव्य हेतु आपके सादर आमंत्रण के लिए मैं डॉक्टर ऋषिकेश जी से अनुरोध करता हूं। और क्योंकि मैम का ये संक्षिप्त परिचय है, मैम बहुत व्यापक कार्य है मैम का, तो हम वक्तव्य के माध्यम से मैम को सुनेंगे। तो मैम को सादर आमंत्रण के लिए मैं डॉक्टर ऋषिकेश जी को अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर ऋषिकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकिशोर जी। आपने बड़े ही समुचित और बड़े ही विधिवत ढंग से मैम का जो है परिचय कराया है, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आपने ठीक कहा है कि ये मैम का केवल एक एकांगी परिचय, एक पक्षीय परिचय है। मैम की सक्रियता, मैम की मुखरता और मैम की राष्ट्रवादी विचारों और महिला अधिकारों को लेकर के जो उनकी प्रखरता रही है वक्तव्यों में, वो वास्तव में उनका परिचय है। मैम ने अपने व्यक्तित्व से सदैव यह जो है साबित करने का प्रयास किया है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ऐसी विभूति को पा करके लोक पहल मंच अपने को धन्य जो है महसूस कर रहा है। और बहुत अधिक देर न करते हुए मैम को हम इस विषय पर पाथेय के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट मैम। धन्यवाद। लोक पहल गतिविधि के इस आभासीय पटल पर मुझे ऋषिकेश जी द्वारा आमंत्रित किया गया है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। लोक पहल जो कि एक गतिविधि है जो कि जनहित को समर्पित है और सनातनी मूल्यों से प्रेरित है। जनता और व्यवस्था के बीच में संवाद और जुड़ी हुए विषयों पर आप समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। मैं डॉक्टर ऋषिकेश जी, प्रोफेसर हर्षमणि जी और डॉक्टर चंद्रकिशोर जी, जिन्होंने की बड़े सुंदर शब्दों में मेरा परिचय आप सभी के सम्मुख रखा, आप सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने मुझे एक इतनी जो इनोवेटिव एक पहल है उसके साथ मुझे भी आपने जोड़ा। और कई ऐसी विषयों के बारे में मुझे, जब आपकी वेबसाइट को मैंने देखा तो कई ऐसे विषयों के बारे में जिन्हें मुझे भी जानकारी नहीं थी मुझे पता चला। तो आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज का विषय हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। भारत में जिसे हम फंक्शनल डेमोक्रेसी कहते हैं, तो भारत एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र का जो उत्सव है हर 5 वर्ष में, यहाँ हम राज्यों में, अलग अलग राज्यों में और साथ ही साथ केंद्र में मनता हुआ हम देखते हैं और उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी करते हैं। आज विषय यह है कि महिलाओं का इसमें क्या योगदान रहा है और महिलाओं की इसमें कैसी सक्रिय भूमिका रही, खास करके उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए। यह सच है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का 2022 का जो परिणाम आया वह सच में अप्रत्याशित था। कई लोगों के द्वारा, कई स्वयं को विद्वत कहने वाले जानकारों के द्वारा बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी, भ्रांति की बातें कही जा रही थी, लेकिन सही मायनों में कहें तो लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय इस चुनाव में हुई। लगभग 3 दशकों के बाद इस राज्य में यह देखने को मिला कि एक ही सरकार पुनः जनता के समर्थन को पाकर अपनी संकल्प से जो सिद्धि की यात्रा है उसको बरकरार रखने के लिए पुनः राज्य में आई है। मूल अगर आप देखें तो मूल में केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में योगी आदित्यनाथ जी को एक तरह से
संकट मोचक के रूप में लोगों ने अपने मन में बसाया और उन्हें इस बात का भरोसा था कि यह जो जोड़ी है, यह उसका नेतृत्व राज्य में समय समय पर आने वाली जो चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनौतियां तो कभी समाप्त होती नहीं है, समय समय पर अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं। आज से 3 वर्ष पहले कभी कोई सोच सकता था कि कोविड के कारण जिस प्रकार का पूरे विश्व पर संकट आएगा, यह अकल्पनीय था। लेकिन ऐसी चुनौतियां आई और ऐसी या अनेक इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में जो सक्षम है, उनको जनता ने वापस राज्य का कार्यभार संभालने का अवसर दिया है। और यह बिल्कुल विकास की जो योजनाएं धरातल पर उतरी और कोरोना की परिस्थितियों में जिस प्रकार से जो गरीब हैं उन तक, जिस प्रकार से लाभार्थियों तक जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का प्रयास किया गया। खास करके जो एक तरह से प्रशासनिक लेथार्जी एक रहती है, उस प्रशासनिक लेथार्जी को के ऊपर काबू पाकर इस प्रकार का तंत्र बनाना कि हर गरीब व्यक्ति तक राशन पहुंच सके, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे कि सरकार ने बड़ी विषम परिस्थितियों में पूर्ण करने का प्रयास किया। इन सब के बीच एक दो ऐसे भी विषय थे जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण महत्ता दी गई जनता के द्वारा और खास करके राज्य की महिलाओं के द्वारा। कई प्रकार के जो सर्वे सामने आए हैं उनमें देखने को मिलता है कि जहां पुरुषों ने 5वीं सदी अधिक वोट आज की सरकार को डाला, वहीं लगभग 16वीं सदी अधिक वोट महिलाओं के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दिए गए। और 18 से 25 वर्ष की आयु की जो महिलाएं थी उनमें यह प्रतिशत सबसे अधिक था। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से हमारे जो ग्रंथ है उनमें कहा गया है, यत्र नारीस्त पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का वास है वहीं देवता बसते हैं। परंतु कुछ दशकों से जिस प्रकार की चुनौतियां महिलाएं जो है महिलाओं को देखनी पड़ रही थी और जिस प्रकार से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पिछले कुछ दशकों में आए, उसको लेकर महिलाएं कहीं ना कहीं देखे, और खास करके जो ग्रामीण महिलाएं हैं वह कुछ दशकों तक एक तरह से ये कह लीजिए कि उन्हें नॉन एंटिटी की तरह माना गया। जितने भी सामाजिक या राजनीतिक रूप से सक्रिय दल थे या संस्थान थे, उन्होंने उनके लिए उनके जो विषय हैं कभी इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। परंतु आप देखें 21वीं शताब्दी के बदलते परिवेश में और पिछले गत 5-6 वर्षों में जिस प्रकार से महिलाओं के विषय को, उनके सशक्तिकरण के विषय को जो महत्ता दी गई है, जिससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागा है और यह विश्वास जागा है कि हाँ, हम सिर्फ अब एक वोट बैंक की तरह नहीं है, परंतु हमको कहीं ना कहीं सशक्त करने के लिए प्रयास जो है वह सरकारों के द्वारा करे जाने की एक इच्छा है और उसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। हमारे समाज में स्त्री को परिवार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और उस रीढ़ की हड्डी को और सबल करने के लिए और सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए ऐसे कई प्रयास, जिनका कि कुछ ऋषिकेश जी ने भी उल्लेख किया, ये हमें केंद्र पे और खास करके उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। उत्तर प्रदेश अपने आप में कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है और एक ऐसे सबसे जनसंख्या में जो सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 22 से 23 करोड़ की जिसकी जनसंख्या है और जिसे कहते हैं कि 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब हर छठा व्यक्ति भारत का उत्तर प्रदेश से आता है। ऐसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां लगभग 15 करोड़ वोटर्स थे इस चुनाव में, जिसमें से 7 करोड़ महिलाएं थी, उन महिलाओं ने अपना जो जनादेश है वह किस आधार पर दिया? ऐसे कौन से विषय थे जिनके कारण उन्हें ये लगा कि एक ऐसे इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को सतत आगे जारी रखने के लिए ऐसे किन लोगों को हमें
सत्ता में रखने की आवश्यकता है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण और उनके आत्मविश्वास को, उनके सम्मान को ध्यान में रखकर आगे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विपक्षी दल है उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किए, क्योंकि यह बात गत 5 वर्षों में जिस प्रकार से कई जन कल्याण योजनाएं आई और जिस प्रकार से खास करके जो सुरक्षा का, लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है, उसको देखकर जिस प्रकार का बदलाव देखा गया और उसके लिए सरकार के प्रति जिस प्रकार के से लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा और लोगों ने उसकी जो सराहना करी, उसको देखकर लगा कि महिलाओं के बीच में जो राजनीतिक दल है सभी ने बहुत प्रयास किया कि वो किसी न किसी प्रकार से अपनी जो है अपनी बढ़त उनमें बनाने का प्रयास करें। किसी दल ने ये कहा कि हम सभी महिलाओं को जो है पेंशन देंगे, 18 से 20,000 की पेंशन देंगे। किसी ने कहा कि हम 50% का आरक्षण उनको राजनीति में भी देंगे, सरकारी नौकरियों में देंगे। और किसी ने तो कहा हम 40% अपने जो चुनाव होगा उसमें जो टिकट है वो महिलाओं को देंगे। तो इस प्रकार से प्रयास हर राजनीतिक दल के द्वारा, ये एक जो ये बदलाव है उसका भी कारण ये है कि जो महिलाओं की सुरक्षा को और उनके अधिकारों को जो प्राथमिकता दी गई पिछले 5-6 वर्षों में, उनको देखकर बाकी राजनीतिक दलों को भी यह ध्यान में आया कि जो जनसंख्या का लगभग 50% जो है उनको भी हमें ध्यान में रखने की आज आवश्यकता है, उनके विषयों के बारे में भी आज सोचने की आवश्यकता है। परंतु प्रदेश की महिलाओं ने महत्ता इस बात को दी कि हमारी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा, हमारी रसोई का ध्यान कौन रखेगा और हमारे सम्मान का ध्यान कौन रखेगा। 2019 के चुनाव में भी हमने देखा और 2022 के भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से जहां महिलाओं को शौच करने के लिए भी बाहर खेतों में जाना पड़ता था और उसके कारण किन प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता था, इज्जत घर के नाम से जिस प्रकार से शौचालय बनाए गए, उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। हर जो लाभार्थी को जब उसको राशन पहुंचता है, वो राशन किसकी, महिला के पास जा रहा है, क्योंकि जो रसोई की पूरी जिम्मेवारी है वो महिला, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं देखती। तो उनकी सुरक्षा, उनका जो चूल्हा है, उनकी रसोई और उनकी इज्जत, इन सब को ध्यान में जिस प्रकार से रखा गया, जिस प्रकार से इन्हें प्राथमिकता सरकार के द्वारा दी गई, तो महिलाओं ने पंथ, जाति और सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर उन्होंने जनादेश इन बातों को ध्यान में रखकर दिया है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पिछले कुछ गत वर्षों में कई ऐसी योजनाएं आई, योजनाएं तो समय समय पर बनती रहती थी, परंतु उनको जमीन पर लाकर उन्हें लागू करने का जो प्रयास किया गया वह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। हम सभी जानते हैं कि 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में खास करके महिला सुरक्षा का जो विषय है वह इतना गंभीर था। कई मेरे अपने जो जानकार हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वह अपनी बालिकाओं को उत्तर प्रदेश में 12वीं के बाद पढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर पढ़ाने के लिए भेजा, क्योंकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। समय समय पर देखने को मिला कि रात को या शाम के बाद तो बच्चियां, महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए ही नहीं तैयार थी। ऐसे में शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी में, खास करके शहरों में कई इस तरह की सेफ सिटी परियोजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, बल्कि उसके लिए लगभग शायद इस बार के बजट में 100 करोड़ का आवंटन भी उसके लिए किया गया है। और साथ ही जो बालिकाएं हैं उनके साथ जिस प्रकार की छेड़छाड़ की घटनाएं बार बार आती रहती थी, उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए, जो कि जगह जगह, जिसमें पुलिस जो है जगह जगह जाकर छापे मारती रहती थी, देखती रहती थी कि कोई भी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वह ना हो। इसने भी एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया और इससे भी एक आत्मविश्वास परिवारों में भी जागा कि हमारी जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित है और घर से बाहर जाकर उन कामकाज करना, पढ़ाई करने के लिए
नहीं तो एक ये चिंता का विषय परिवार के लिए यही रहता था कि अगर कोई भी महिला या लड़की घर से बाहर जा रही है और अगर वह नहीं समय से वापस आ सकी तो किस प्रकार की उसको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, यह अपने आप में एक बड़ा बड़ा मुद्दा था। और ऐसी परियोजनाओं के तहत अब आज बहुत सारे शहर हैं, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़ इत्यादि, गोरखपुर, झांसी, बरेली, इन सब में इन परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसी सुरक्षा के कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जो जिनके हाथ में सुरक्षा है, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर है, वहां जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार का या प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनमें जो महिलाएं हैं उनकी संख्या इतनी कम थी कि किसी भी प्रकार की अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाती थी तो महिला कहीं भी थाने में जाने में, शिकायत दर्ज कराने में ही उसे संकोच होता था, क्योंकि वहां पहुंचकर अपनी बात कहना, खुलकर कहना, उसके लिए वहां कोई प्रतिनिधि होता ही नहीं था, कोई महिला प्रतिनिधि नहीं होती थी। इसीलिए महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति का जो विषय है पिछले 5 वर्षों में, अगर आप देखें, ये बातें देखने में बड़ी सामान्य सी लग रही हैं, लेकिन इनका जो एक इसमें हम कहते हैं ना रिपल इफेक्ट होता है, वो जो रिपल इफेक्ट है वो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज से उसमें एक संदेश जाता है कि हाँ, सरकार को हमारी चिंता है। तो खास कर इस बात का ध्यान रखा गया कि पुलिस में महिला कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसे कई क्षेत्र जहां महिलाओं को, जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो वहां से जाती हैं, वहां पर सीसीटीवी लगना और अंधेरे में पूरा प्रकाश जो है वहां होना चाहिए, लाइट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे खास करके टॉयलेट्स होने चाहिए, क्योंकि वह एक सबसे बड़ी जो है चुनौती रहती है महिलाओं के लिए। वो ऐसे विषयों को ऐसे, इससे ये जो विषय ये बताते हैं कि प्रशासन या सरकार आपके प्रति कितना संवेदनशील है। और ये कहीं ना कहीं अगर हम डेटा देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखें तो 2020 का जो औसतन महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार के अपराध होते हैं वो 56.5% थे, परंतु उत्तर प्रदेश में लगभग 45% के करीब थे। खास करके महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं होती थी, उनमें भी पिछले गत 8 वर्षों में अगर 2013 में 3000 से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं वो जो कि रिकॉर्ड पर है, और 2020 में ये घटकर लगभग 2600 के करीब रिकॉर्ड में। यह कहना कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो समाज किस प्रकार से महिला सुरक्षा को देखता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो कहीं ना कहीं बदलाव, सरकार के अपने प्रयास तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ समाज में भी बदलाव आना बहुत जरूरी है, और समाज में लोगों की मानसिकता को बदलना वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो चुनौतियां अभी हैं, लेकिन आपकी मंशा कैसी है, सरकार की व्यवस्था की मंशा कैसी है, यह बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। और यही कारण है कि अगर आप देखें पिछले 5 वर्षों में 2019 में सरकार के द्वारा यह घोषित किया गया कि राज्य की सरकार में जो पुलिस भर्ती है उसमें 20% जो है हम महिलाओं का ही आरक्षण करेंगे, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जो अपने आप में सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। और ये इससे महिलाओं के अंदर भी आत्मविश्वास आया कि अगर उनके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो वह थाने में जाकर, वहां कोई महिला वहां बैठी है जिससे कि वह अपनी कई ऐसे विषय, ऐसी बातें कर सकती हैं जो कि वो कोई किसी पुरुष अधिकारी के साथ करने में शायद संकोच महसूस करें। और हर वर्ष लगभग जो खास करके, क्योंकि जो बीट बॉक्सेस होते हैं, जो चौकियां होती हैं, उनमें जो कांस्टेबल नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति लगभग साल भर में 6000 के करीब होती थी 2017 तक, वो हर वर्ष अब लगभग 15000 के करीब जो है कांस्टेबल्स की नियुक्तियां हुई हैं, और उनमें 20% महिलाओं की जो है नियुक्तियां हुई हैं। तो यह जो एक विषय है, जो महिला सुरक्षा का विषय है, इसने बहुत ही एक जिसे कहते हैं पिवटल, महत्वपूर्ण रोल निभाया। सरकार के द्वारा महिला सम्मान प्रकोष्ठ का भी
जो है एक घोषणा करी गई और उसको एक पुलिस अधिकारी, मतलब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आईपीएस महिला अधिकारी को उसका जो है उसको देखभाल करने का कार्य दिया गया है, जिसके द्वारा हेल्पलाइन भी चलाई गई है, ऑनलाइन हेल्पलाइन अवेलेबल है, जिसमें कि महिलाएं अपना अगर किसी भी प्रकार की उन्हें कोई समस्या आती है तो उसको वहां दर्ज करा सकती हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकती हैं। और बल्कि अभी मैं कुछ समय पहले देख रही थी कि जैसे कि उदाहरण के लिए सिर्फ लखनऊ शहर में ही, जहां की सिर्फ महिला चौकियां, जिनमें सारी जो पुलिस अधिकारी हैं वो महिलाएं होती हैं, ऐसी 5 चौकियां थी, अब उन्हें बढ़ाया जा रहा है और पूरे राज्य भर में लगभग 42 ऐसी चौकियों को बनाने का उद्देश्य भी रखा गया है। हर पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क, वुमेन हेल्प डेस्क बनाने की बात सरकार के द्वारा करी गई है। तो इन विषयों को देखकर एक जिसे कहते हैं सतत प्रक्रिया, जो पिछले 5 वर्षों से चली रही थी, उसको और आगे बढ़ाने का कार्य अब राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों की भी बात है। तो जो एक अधिकार है, अधिकार किस चीज का? अधिकार यह कि उनको उनका सशक्तिकरण, इस बात का कि उनके अंदर इतना आत्मविश्वास आए कि वह स्वयं अपने कार्य करने में समर्थ हो सके। समाज में महिलाएं इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर रही है कि हर तरह की जो मदद है वो हमेशा सरकार के द्वारा ही की जाए, पर सरकार उनको इतना सशक्त बना दे, इतना प्रबल कर दे उन्हें कि वह अपना ध्यान स्वयं रख सके। और इनके लिए कई तरह की वित्तीय जो मदद है वो भी सरकार के द्वारा समय समय पर करी गई है। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में गरीब लोगों के लिए जिस प्रकार से उनके आवास के लिए उनका प्रबंध किया जा रहा है, 2 करोड़ से भी अधिक मकान प्रधानमंत्री आवासीय योजना में बनाए गए हैं, जिसमें कि अधिकतर यह मकान जो है वो महिलाओं के नाम किए गए। उत्तर प्रदेश में भी 30 लाख से अधिक महिलाओं के नाम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके घरों को उन महिलाओं के नाम किया गया। इसी प्रकार से जो आवासीय योजना है, उन आवासीय जो शहरी आवासीय योजना है, उनमें भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है। और अधिक से अधिक प्रयास यही है कि महिलाओं के नाम पर इन घरों को किया जाए। यह अपने आप में जिस प्रकार का बदलाव समाज में लाएगा, जिस प्रकार का एक स्वामित्व का आभास जब महिलाओं को होगा कि उनका घर उनके नाम पे है, तो वह अपने आप में उनके अंदर इतना आत्मविश्वास जगाएगा। और परिवारों में भी एक तरह से जो एक असंतुलन सा कुछ समय से हम देख रहे हैं परिवारों में बना है, उसे भी ठीक करने का, उसको भी यह एक कदम है। ग्रामीण महिलाओं का अगर आप देखें तो उनके लिए भी कई बार ऐसा लगता है जैसे राजनीति के विषयों पर वो अब ध्यान नहीं देती है या उनकी इतनी भागीदारी नहीं रहती है। लेकिन ऐसी जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या जनधन योजना हो, जिसमें कि बैंक अकाउंट भारत सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए खोले गए, उसमें भी अधिकतर 55% जो अकाउंट खोले गए हैं वो महिलाओं के खोले गए। लगभग 23 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जिनके खाते खोले गए। ऐसे समय में खास करके जो ये कोविड की जो परिस्थिति आई, मैं समझती हूँ अब वह उस परिस्थिति में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, उसने भी एक बहुत ही जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें देखने को मिला समाज में। वह सकारात्मक दृष्टिकोण जिस प्रकार से कोविड की परिस्थितियों में चुनौतियां बड़ी विषम थी, और ऐसे समय में जब अपने घर में लोग बीमार हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना है, बाहर निकल के दूसरों की मदद करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। परंतु हमने देखा उस समय भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जगह जगह, लगभग ऐसा कोई जिला नहीं है जो उन्होंने छोड़ा होगा, स्वयं जाकर वहां किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, वहां में स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है, उसका पूरा प्रयास, जो क्षमता अनुसार प्रयास किया जा सकता था उतना प्रयास
किया गया और उसको लोगों ने और समाज ने भी देखा। कोविड के समय में भी उसमें जब लोगों को पैसे निकालने की दिक्कत आ रही थी, अब ज्यादा जनधन, क्योंकि जितनी जन कल्याण योजनाएं हैं उनमें जिस प्रकार से भी जो भी पैसा आता है वो उसी अकाउंट में आता है, और ऐसे समय में कोविड के समय में महिलाओं के लिए तो और मुश्किल था कि दूर दराज गांव में निकलकर वो बैंक में जाएं और वहां जाकर अपना पैसा निकालें। ऐसे में जिस प्रकार के कई ऐसे नवाचार सरकार के द्वारा किए गए, बैंक सखियों को नियुक्त किया गया और सरकार के द्वारा नियुक्त करी गई ये जो सखियां हैं, ये सरकारी योजनाओं के जो पैसे हैं उनको, जो जिनके भी अकाउंट हैं उनको घर घर जाकर उनको देने का प्रयास किया गया और लगभग 75,000 करोड़ की जिम्मेवारी, पैसा देने की जिम्मेवारी इन बैंक सखियों को दी गई। तो देखिए कितना महिला सशक्तिकरण की, कितना उनका विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ा होगा कि गांव की बेटियां, क्योंकि वो सब स्थानीय महिलाएं थी जिन्हें की यह जिम्मेदारी सौंपी गई और इतना वो पैसे का लेन देन कर रही थी, गांव में जाकर दे रही थी। तो एक जो डिजिटल सशक्तिकरण है उसको किस प्रकार से गांव की महिलाओं को जोड़ा गया। और हमने देखा जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जब बनारस गए थे तो उस समय वो इन बहुत सारी बैंक सखियों के साथ उन्होंने बातचीत करी, उनके साथ क्या समस्याएं आई। तो एक ये जो संदेश गया कि किस प्रकार से जो राज्य का शीर्ष नेतृत्व है, जो देश का शीर्ष नेतृत्व है, वह एक ग्रामीण महिलाएं जो कि गांव में, जो शायद अपने एक कहीं इलाके से बाहर भी कहीं अपने जीवन काल में नहीं हुए होंगे, उनके बीच बैठकर उनकी क्या समस्याएं आई उस समय, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना उन्होंने किया, उनके बीच बैठकर उनके साथ बातचीत कर रही हैं। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही जो है सकारात्मक प्रयास थे, जिससे कि समाज ने, जनता ने और महिलाओं के बीच में इसका एक बड़ा ही जो है पॉजिटिव संदेश है। साथ ही साथ कोरोना काल में जो कि आशा की कार्यकर्ताएं हैं, गांव में जाकर उन्होंने बहुत जो टीकाकरण अभियान किया, वह भी, उसका भी एक बहुत संदेश जो है वो बहुत अच्छा गया। और हमने ये देखा कि कोविड के कारण बहुत सारी जो बच्चियां जो स्कूलों में जा रही थी उनकी पढ़ाई छूट गई। तो ऐसी बच्चियां 10 से 15 वर्ष की बच्चियां जिनकी पढ़ाई जो छूट गई है, उनको दोबारा से शिक्षा से जोड़ने का जो प्रयास, विशेष प्रयास है, एक बड़ा विशेष प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। कन्या प्रवेश उत्सव के रूप में उसको मनाया गया जगह जगह, जहाँ की जो शिक्षक हैं उन्हें कहा गया कि आप जगह जगह बस्तियों में जाकर एक बार पुनः उनको जोड़ने का प्रयास करें, ताकि उनको प्रोत्साहित करें कि वो फिर से विद्यालय आने का सोचें। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा संदेश था। इसके अलावा और कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ी हुई है। जैसे जो महिलाओं को के स्वावलंबन के लिए सुमंगला योजना है, उसका शुभारंभ किया गया। उसमें जो है वित्तीय सहायता दी जाती है जन्म से लेकर विवाह तक की, और हर परिवार है उसमें 2 बेटियों को इस प्रकार की जो सुविधा है वह सरकार देती है। तो यह सब जो प्रयास है, ये प्रयास, इन प्रयासों ने समाज में कहीं ना कहीं जो वर्ग पीछे छूट गया था उसको सबल करने का, उसको कहीं ना कहीं मुख्य धारा से, और जिस प्रकार से जो बदलाव पूरे समाज में, पूरे विश्व में आ रहे हैं, उनमें कहीं वो पीछे ना छूट जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसी कई सारी जो योजनाएं हैं उनको सरकार के द्वारा लाया गया, जो अपने आप में बहुत सराहनीय है। एक विषय और जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है कि कानूनी तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ऐसे अध्यादेश को लाना जिसमें कि समाज की कई ऐसी बेटियां जिन्हें की बरगलाकर उनको जो सामाजिक या आर्थिक चुनौतियों के कारण जिनका धर्मांतरण किया जा रहा था, जिनको की
अपने नाबालिग लड़कियों के साथ भी ऐसा बहुत हो रहा था। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गैर कानूनी धर्मांतरण निदेश अध्यादेश जो लाया गया 2020 में, वो भी एक, मैं कहती हूँ कि मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कई ऐसे विषय, ऐसे जो विषय हैं, जो धर्मांतरण के विषय हैं, जो कि अगर आप देखें नेशनल डेलीज में तो जिन्हें जगह नहीं मिलती अखबार, कानपुर में ही ऐसे कई ऐसे हादसे मुझे पता चले जो कोविड के दौरान हुए, परंतु क्योंकि वह जो नेशनल डेलीज में है वो कहीं 12वें या 13वें पन्ने पर छोटी सी जगह उन्हें मिलती है, तो इस विषय की गंभीरता को कई समाज के लोगों ने नहीं समझा। लेकिन यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यादेश है जो महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। बार बार इसको कई लोगों ने इसको चुनौती भी दी और कहा कि ये व्यक्तिगत स्वातंत्र पर हमला है, महिलाओं को समान अधिकार से उनको छीनने की बात करी गई, परंतु ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए यह जो अध्यादेश आया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां की इतना ना तो उनको अभी शिक्षा वहां उन्हें नहीं पहुंची है, या जिन्हें की आभास नहीं है कि किस प्रकार से समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो इस प्रकार से कार्य करते हैं, जो महिलाओं को बहला फुसला के और बाद में उनका धर्मांतरण करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ यह भी कहना आवश्यक होगा कि मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए वो बहुत ही सराहनीय है, और इसे समाज की वो महिलाएं, प्रयास उन्हीं के द्वारा किए गए थे, वही गई थी लड़ने सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी उन्हें जिस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वहां सरकार ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए जिस प्रकार से 3 तलाक के खिलाफ कानून लाया, वह भी एक बहुत, मैं समझती हूँ एक महत्वपूर्ण एक कानून है, जिससे कि महिला अधिकारों को, खास करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं या और जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनको भी इस प्रकार की जो चुनौतियां आती हैं उनके प्रति जो संवेदनशीलता सरकार ने दिखाई है, उस पे वह आगे भी काम करते रहेंगे, ऐसी आशा हम सभी को है। पिछले गत वर्षों में जो भी जन कल्याण की योजनाएं आई हैं, उनमें मैं देख रही थी कि लगभग 50 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे सफल रूप से जो ये जन कल्याण योजनाएं हैं उन्हें लागू किया गया है, और उनमें से ज्यादातर जन कल्याण योजनाएं ऐसी ही हैं जो कि महिलाओं के अधिकारों से और उनके सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। आशा है कि पिछले 5 वर्षों में जो एक नींव रखी गई महिलाओं की सुरक्षा की, उनके अधिकारों की, उस पर अब आगे आने वाले गत वर्षों पर और अधिक काम होगा और अधिक एक अच्छी सुंदर इमारत बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुना और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार मैडम, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विगत 5 वर्षों में जो भी नींव रखी गई है महिला सुरक्षा से संबंधित, महिला अधिकारों से संबंधित, उस बुनियाद को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा इन आने वाले 5 वर्षों में, और एक बड़ा ही प्रतिमान जो है वो स्थापित किया जाएगा। मैम, आपने बड़े ही सहज, सरल, स्पष्ट, तार्किक ढंग से बेहद सार्वगर्भिक तौर पर जो है और कई सारे क्षेत्रों को जो स्पर्श करते हुए आपने कई महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ महिला सुरक्षा एवं महिला उत्थान के तमाम प्रमुख योजनाओं को न केवल रखा, बल्कि उनका बड़ा ही समुचित विश्लेषण और मूल्यांकन भी आपने जो है प्रस्तुत किया। आपने बताया अपने इस वक्तव्य में कि किस प्रकार से कोविड के इस कठिन दौर में अन्न की उपलब्धता ने महिलाओं को जो है एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की, किस तरीके से इज्जत घर की संकल्पना ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की, किस तरीके से एंटी रोमियो स्क्वाड ने उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान की, और लड़कियों के लिए घर से बाहर जाने के लिए किस प्रकार से एक भयमुक्त
माहौल जो है उपलब्ध करवाया गया, किस तरीके से बड़े स्तर पर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां की गई, जिससे न केवल एक तरफ जो है रोजगार का जो है मुद्दा वो हल हुआ, साथ साथ में शैक्षणिक पदों पर भी जो तमाम भर्तियां की गई उससे भी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हो, चाहे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सुपर टेट से संबंधित हो, उन्होंने भी बड़े स्तर पर महिला सशक्तिकरण का काम किया। बल्कि साथ साथ में जो थानों में महिलाओं की जो सुगम पहुंच है उसके ऊपर जो आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, वह भी बड़े जो है मार्के की बात रही। और इसके साथ साथ आपने महिला सम्मान प्रकोष्ठ की बात अपने वक्तव्य में की, आपने महिलाओं हेतु ग्रामीण एवं शहरी आवासीय जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की आपने बात की। इसके साथ साथ आपने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण कानून के बारे में भी आपने ध्यान दिलाया। और इसके साथ साथ आपने इस वक्तव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही और जिसके ऊपर सभी दर्शकों और जो है वक्ताओं का आपने दर्शकों और श्रोताओं का आपने ध्यान आकर्षित कराया है, जिसको कि आने वाले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसे तमाम जो है माध्यमों से आने वाले समय में लोग इस वक्तव्य को सुनेंगे कि कानूनी तौर पर एक ऐसा अध्यादेश भी सरकार के द्वारा ले आया गया जिसमें कि जबरन या बरगलाकर जो अवैध कानूनी धर्मांतरण किए जाते थे उसके ऊपर एक बड़ा जो है प्रतिरोध लगाया गया। और इसके साथ साथ आपने महिलाओं के स्वावलंबन हेतु कन्या सुमंगला योजना और कोविड के कठिन दौर में कन्या प्रवेश शिक्षा जैसी योजनाएं, जिसमें कि जिन बच्चियों का विद्यालय छूट चुका था उन्हें फिर से शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने जैसे तमाम महत्वपूर्ण जो है मुद्दों और तमाम महत्वपूर्ण विमर्शों, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने जो है न केवल स्पर्श किया बल्कि बड़ी ही विधिवत ढंग से उन्हें जो है आपने इस मंच के माध्यम से लोगों के सामने रखा। इसके साथ साथ आपने जिन 2-3 बातों पर बड़ी महत्वपूर्ण अपनी जो है टिप्पणी रखी वो ये कि प्रदेश सरकार के द्वारा यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये तमाम महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आगे ले आने के लिए, उनकी सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे समाज में लोगों की मानसिकता में न केवल एक बड़ा बदलाव होगा बल्कि अन्य जो प्रदेशों में जो सरकारें चल रही हैं उनके लिए भी ये एक मील का पत्थर बनेगा। वो भी इसकी तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ इससे इन जो तमाम योजनाएं जिनकी चर्चा आपने बड़े ही विधिवत ढंग से आपने की है, उससे न केवल महिलाएं सशक्त होंगी बल्कि पारिवारिक असंतुलन उनसे घटेगा, सामाजिक सहभागिता और सहकारिता बढ़ेगी, बल्कि मुख्य धारा से भी उन्हें बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकेगा। ऐसा जो है एक बड़े महनीय उद्देश्य को लेकर के प्रदेश सरकार काम कर रही है। उसने वर्षों से चले आ रहे उस मिथक को तोड़ा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। तो अब वो दीद अवर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के रूप में हमें मिल चुका है और बेहद सुंदर, बेहद जो है संप्रेषणीय व्याख्यान के लिए लोक पहल मंच आपको बहुत बहुत आभार और जो है वो धन्यवाद देता है। मैम, आपने बड़े ही सहज भाव से हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया है, इसके लिए हम आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। और अब इस कार्यक्रम के विधिवत धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर को जो है आमंत्रित करता हूं कि सर कार्यक्रम का विधिवत जो है धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर। धन्यवाद ऋषिकेश जी। मेरी आवाज पहुंच रही है ऋषिकेश जी? मेरी जी सर आ रही है आपकी आवाज। जी धन्यवाद। मैं हालांकि ऋषिकेश जी ने मैम के इस ऊर्जावान उद्बोधन को काफी हद तक समेट दिया, लेकिन फिर भी जो कुछ बातें मुझ तक पहुंची और जो लोग पहले के एक कार्यकर्ता होने के जैसा कि मैम। सर माफी चाहूंगा, थोड़ा वीडियो अगर ओपन, शायद वीडियो। हाँ, वो मेरे ख्याल से आयुष जी शायद कुछ है वो दिक्कत, शायद आयुष जी अगर वीडियो ऑन कर सकें तो। हाँ आयुष सर अगर वीडियो ऑन कर दें तो सर बड़ी सुविधा हो जाएगी। एक बार आयुष सर अगर आप सुन रहे हो तो। यस सर। हाँ सर एक बार देख लें। हर्षमणि सिंह सर का सर जो वीडियो है सर का, वो सर
वीडियो एक्सेस सर बहुत दिन तक सोच रही हूँ फोन करने की, बिल्कुल टाइम वो नहीं मिलता उसको, थोड़ा सिलाई विलाई वाला लेकिन मैं अपनी कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी सर, होगा जी सर, जी सर, जी सर। जैसा कि मैम ने अपने वक्तव्य की शुरुआत 3 मूलभूत बातों से की। जनहित, जो कि लोक पहल का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, सनातनी परंपराएं, जो हमारी इस विचारधारा की जो आत्मा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया आते हैं। और जो तीसरा, जो लोक पहल का जो सरोकार है, जो जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है, उस लिहाज से बेहद ओजपूर्ण और तेजस्वी और क्रियात्मक उद्बोधन आज इस लोक पहल पटल पर प्रोफेसर गीता भट्ट के द्वारा प्राप्त हुआ। और मैं कहना चाहूंगा कि वाकई मैम ने इस लोक पहल की गत 1 वर्ष से चल रही अनवरत उद्बोधन और प्रतिपुष्टि की इस परंपरा में निसंदेह अपना एक अमूल्य योगदान दिया। और हमारी सनातनी परंपराओं में गीता शब्द की एक अलग महिमा है। तो गार्गी, अपाला और गीता जैसी सनातनी परंपराओं को एक बार फिर से उजागर किया। मैम ने कहा कि भारत एक क्रियात्मक लोकतंत्र है और उस लिहाज से महिलाओं की भूमिका, और विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, और तीसरी बात जो उत्तर प्रदेश जो जहाँ की ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में आती, 1 लाख से अधिक गांव को संभालने वाला देश है, जिन 7 करोड़ महिला वोटरों ने एक बार पुनः इस जनादेश को बढ़ाने में योगदान दिया है, वो कहीं ना कहीं 2 बातों को मैम के इस उद्बोधन से निकल के आता है। तमाम सारी योजनाएं हैं जिनका नाम में ऋषिकेश जी पहले ही ले चुके हैं, मैं पुनः दोहराना नहीं चाहूंगा। फिर भी कुछ योजनाओं, जैसे चाहे वो उज्ज्वला हो या शौचालय हो या जनधन हो, मनरेगा हो, इन योजनाओं के माध्यम से एक तो महिलाओं को जो राइट टू प्राइवेसी मिली, जो कि कहा जाता था कि भारत में जो एक कंसेप्ट था, मिसकंसेप्ट था, बीच में एक विमर्श का मुद्दा था कि जो महिलाओं की आर्थिक पहचान कोई नहीं है। आज लगभग सभी महिलाओं के पास एक कार्ड है और जो उनकी इंडिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता को इंगित करता है। वो चाहे उनके नाम से शौचालय की व्यवस्था की गई हो, वो चाहे उनके नाम से मनरेगा का कार्ड हो, और वो चाहे उनके नाम से जो उज्ज्वला का कार्ड हो, और वो चाहे उनके नाम से राशन कार्ड हो। इन तमाम सारी चीजों के माध्यम से जो एक तरीके का जो शुभंकर बनाया जा रहा है, जहां पर महिलाओं की जो आर्थिक पहचान सुनिश्चित की जा रही है, जिसको हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा पहलू मैम ने उठाया, जो कहीं ना कहीं अक्सर मिस होता रहा है, आपने इस विषय को बिल्कुल उठा के ये जरूर इस लोक पहल पटल को संज्ञान में मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश भी सुनता है, तो जरूर इस बात को संज्ञान में लिया जाएगा कि कोविड काल के दौरान बिना किसी पीपीई किट और बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स के जो आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम ने जो एक मिसाल कायम की है, वो निसंदेह एक अद्वितीय उदाहरण है कि इतने बड़े प्रदेश को संभालने में, और खासतौर से ग्रामीण जनसंख्या को, जहां पर ना ओपीडी की सुविधा थी और ना आईपीडी की सुविधा थी, इस दौरान ये किया। आपने मुस्लिम महिलाओं के भी सशक्तिकरण की बात की कि किस तरीके से जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे हैं, किस तरीके से जो हिजाब और हिजाब की जो उससे इतर जो दुनिया है उसके बीच का जो एक फासला है, उसको भी तय करने में इस बड़े प्रदेश की एक भूमिका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की एक जो पहचान, जो आपके माध्यम से, जो आपके नजरिए से, जो जिसको कहा जाता है कि दिल्ली देश का दिल ही नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली प्रतिनिधित्व करता है विश्व में, भारत की एक अमिट पहचान देता है। तो आपके नजरिए से हमने इस लोक पहल पटल पर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार के जनादेश को आपके देखा। आप सहज रूप से इतनी बड़ी वरिष्ठ प्रोफेसर
और NCEP की ETW की निदेशक के तमाम सारे दायित्वों को निर्वहन करते हुए बहुत सहज रूप से आप हमारे बीच उपस्थित हुई। हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे लोक पहल के कार्यकर्ताओं का आपने उत्साह बढ़ाया। इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए डॉक्टर ऋषिकेश जी, डॉक्टर चंद्रकिशोर जी, श्री आयुष जी का विशेष रूप से जिनके माध्यम से आज का यह कार्यक्रम संभव हो पाया। मैं लोक पहल के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर VK सिंह जी, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, डॉक्टर आलोक चौहान जी, उन सभी का सभी की ओर से मैं आपका और पूरे लोक पहल परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ऋषिकेश जी। धन्यवाद जी। मैं एक विषय और बोलना चाह रही थी, मन में आया तो मैंने कहा आपके साथ साझा कर लूं कि आपका इतना एक अच्छा आपकी गतिविधि चल रही है। इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो कई लाभार्थी हैं, खास करके महिलाएं हैं, उनके अगर आप कुछ वीडियो छोटे 1 मिनट तक के अगर बना के अगर यहाँ डालें अपनी वेबसाइट पर, तो एक मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। और उससे चाहे कुछ परेशानियां उनको भी डाल सकते हैं, जैसे कई समस्याएं हैं, और खास करके जो लोग और खास करके ग्रामीण महिलाओं किस प्रकार से सशक्त हुई हैं, अगर उसके कुछ आप छोटे वीडियो डालेंगे तो एक अच्छा है, हम लोग भी दिल्ली में बैठ के हम भी देख सकेंगे उसको। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल मैम, बहुत स्वागत योग्य आपने सुझाव दिया। निसंदेह हम लोग इसको आगे टीम तक पहुंचाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका। और अगर आपकी अनुमति हो तो जो है कार्यक्रम को जो है वो समाप्त जो किया जाए। तो बहुत बहुत आभार मैम एक बार फिर से आपका कि आपने बड़े ही स्नेहिल ढंग से, बड़े ही आत्मीय ढंग से हमारे जो है प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया और बहुत ही अभूतपूर्व व्याख्यान जो है आपने इस परिचर्चा माला में दिया, जो कि बहुत दिनों तक जो है लोगों के द्वारा देखा जाता रहेगा, उसकी चर्चा की जाती रहेगी। और आपके द्वारा ये जो सुझाव दिया गया है, ये मैम बहुत ही जो है सुंदर सुझाव है। इसको हम अपने आगे ऊपर टीम तक जो है इसको पहुंचाएंगे। वैसे मैम कई छोटे छोटे वीडियोस हम अलग अलग योजनाओं पर जो है बना करके यूट्यूब के जो अपने का जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग डालते रहते हैं लगातार। लेकिन ये एक बहुत जो है सुंदर सुझाव आपने दिया है, इसको हम आगे जो है फॉरवर्ड करेंगे। आयुष जी भी हैं, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तमाम जो है पदाधिकारी वगैरह या कार्यकर्ता वगैरह भी लोग हैं, तो वो भी सुन रहे हैं। और इसके ऊपर मैम जरूर जो है आपको आगे आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जो है सामग्री आपको उपलब्ध मिलेगी। तो बहुत बहुत आभार मैम आपका। और हजमड़ी सर, अब जो है सर कार्यक्रम को समाप्त सर करने का आप आदेश दें। तो हजमड़ी सर, आयुष सर, अगर आप सुन रहे हो तो कार्यक्रम हाँ, समाप्त किया जाए। धन्यवाद सभी का। जी सर। मैम एक बार फिर से आपको सादर प्रणाम मैम। ठीक। और